नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वहीं इस बार चार धाम यात्रा के दौरान अगर आपदा की स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए आपदा प्रबंधन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए हम पहले से ही अंदाजा लगाकर अपनी व्यवस्थाओं की तैयारी रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल भी चार धाम यात्रा के दौरान पुल टूटे और लगभग 500 लोगों को हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बचाया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ज्यादा वक्त लगने के बाद भी हम व्यवस्थाएं पूरी रखते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कई इश्यूज जब आपदा आती है कोई भी, तो कोई ये नहीं होता है कि इस तरह से आपदा आएगी। आपदा अपना उनका जो नेचर का है उस हिसाब से आती है। तो कई बार इस तरह की जब आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, उसमें हम पहले से एंटिसिपेट कई चीजें करते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट में रिसोर्सेज की, मैन पावर की इस तरह से होनी चाहिए, करते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह आपदा आई जहां पर कि हमारी इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकती है, मैन पावर को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस कंटीजेंसी को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। कई जगहों पे समय लगता है, लेकिन आप पिछले वर्ष में देखें, कई जगह पुलें टूटी, कई जगह से हम हेलीकॉप्टर से 500-500 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्थितियों में टाइम लगे, लेकिन हम व्यवस्था हमारी पूरी रहती है और हम इसमें इवैक्यूएट करने, लोगों को बचाने का काम बड़ी शिद्दत से हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। और लाइन चार धाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग जिले स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ऋषिकेश के ट्रांजिट पॉइंट में पर्यटन विभाग ने 5 बेड का अस्पताल बना के दिया है, जिसे 6 मई से कार्य में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यात्री उस अस्पताल में आएगा वहीं उसका पंजीकरण होगा और हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। और जितने भी 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का बीपी या शुगर बढ़ा हुआ मिलता है तो उन्हें लिखित में सहमति देकर चार धाम यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 10 मई से इस बार केदारनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो क्योंकि यह पिछले साल से ऋषिकेश में जो हमारा ट्रांजिट पॉइंट है, यहाँ पे कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमको एक 5 बेड का हॉस्पिटल बना के दिया हुआ है, तो उसी को हम 6 तारीख तक फंक्शनल कर देंगे। तो उसमें 24/7 हमारे यात्री जो भी आएगा, एक तो उसी पॉइंट पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम हंस फाउंडेशन के सहयोग से एक तो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो जो भी 50 साल से ऊपर के यात्री हैं और इनका ये बीपी या शुगर बढ़ा हुआ आएगा, तो हम उनको लिखित में उनसे कंसेंट लेके तभी यात्रा मार्ग के लिए उनको परमिशन देंगे। चारधाम यात्रा में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक सीओ अनुज आर्य ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी एरिया का निरीक्षण कर लिया गया है। ऋषिकेश और मसूरी एरिया का भी दौरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईएसबीटी की व्यवस्थाओं में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक सही हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जगह जगह पर फोर्स तैनात किए जाएंगे ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे। चार धाम यात्रा से पहले हम लोगों ने एरिया विजिट कर लिया है। ऋषिकेश में भी विजिट की गई है और मसूरी में विजिट की गई है, और हमारे द्वारा आईएसबीटी पे भी कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ा से चेंजेस किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक का लगातार मूवमेंट अच्छा आसानी से बना रहे। और चार धाम रूट पे विशेषकर हमने फोर्स को जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉयमेंट करने का भी प्लान किया गया है। इसमें पूरी तरीके से हम देहरादून ऋषिकेश के जीजीआईसी स्कूल में आए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर मंथन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा की अपर सचिव रंजना राजगुरु और प्रारंभिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक रघुनाथ आर्य, खंड शिक्षा अधिकारी डौईवाला मंजू भारती पहुंची। उन्होंने प्रधानाचार्य दीना राणा के साथ मिलकर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से स्कूल में किसी भी प्रकार की होने वाली परेशानी के बारे में अपर सचिव रंजना राजगुरु ने पूछताछ भी की। वहीं रंजना राजगुरु ने बताया कि स्कूल में कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने किसी भी प्रकार की परेशानी का जिक्र नहीं किया। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान मेरे द्वारा DGSE ऋषिकेश में प्रतिभाग किया गया। बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका अवश्य दें और उनके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में पूरा उनका साथ दें। और जब बच्चों को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, उनके सपने पूरा करने का मौका देंगे, तो ये एक अच्छे इंसान बनेंगे और हमारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए निसंदेह अच्छा बनेंगे। रुद्रपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ की तरफ से एक दूसरे को बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दौरान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नगर मंडल के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान ने कहा है कि श्रमिक दिवस श्रमिकों के लिए अच्छा दिन है। श्रमिक संघ अपनी कई समस्याओं के लिए संघर्षरत है। वहीं रुद्रपुर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ नगर बरेली मंडल के प्रभारी हेमंत कुमार गौतम ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रमिकों के साथ बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मिष्ठान खिलाकर मजदूरों का मनोबल बढ़ाया। पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो हमारे श्रमिक लोग हैं उनके लिए मिठाई का वितरण किया गया और उनको बहुत सारी जो मांगें थी वो हमारी सारी पास हो चुकी हैं और लगभग में धीरे धीरे शिफ्टिंग की ओर में हमारा कार्य जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे हमारे पदाधिकारीगण हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और ये जो आज का जो कार्यक्रम था इसको बहुत अच्छे से किया। विश्व मजदूर दिवस जो मनाया जा रहा है, हमने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यूनियन की तरफ से हम अपने रुद्रपुर सिटी माल गोदाम में मिष्ठान का वितरण हमारे मजदूर के साथ किया गया और मजदूर दिवस मनाया गया। इस हमारे मजदूर दिवस में हमारे इज्जत नगर के जो डिवीजन अध्यक्ष है मिस्टर वीरपाल सिंह चौहान जी, मिस्टर मोहम्मद रिजवान जी, करण अरोड़ा जी, विकास रॉय जी और आपके काजल रॉय जी और साथ में आपके दिनेश यादव जी और भी हमारे साथ हमारे श्रमिक साथी और पदाधिकारी हमारे मौजूद हैं और जो कि बहुत ही अच्छे से और हमारे श्रमिक भाइयों के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भीमताल के आसपास इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर के बाजारों और चौराहों पर इन आवारा पशुओं की भीड़ आपको नजर आ जाएगी, जो लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इन आवारा पशुओं की टोलियां कभी भी सड़कों पर निकल जाती हैं, जो आपस में लड़ते भिड़ते किसी भी दुकान और किनारे खड़े वाहनों से टकरा जाते हैं, जिससे आम जन की संपत्ति को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के कई बार कहने के बाद भी आवारा पशुओं को गौशाला भेजने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि प्रस्तावित गौशालाओं के बनने के बाद ही क्षेत्र के आवारा पशुओं को उन गौशालाओं में भेजा जा सकेगा। वर्तमान में जनपद में जो पुरानी गौशालाएं हमारी संचालित है, उनमें वो सैचुरेटेड ग्राउंड में जगह नहीं है पशुओं को रखने के लिए। तो इन समस्या को देखते हुए विभिन्न स्तरों पर 3 नई गौशालाओं के प्रस्ताव हमारे भी लंबित हैं
और जो एक पुरानी गौशाला है हल्दू चौड़ में नित्यानंद पाद आश्रम, उसकी क्षमता विस्तार का काम चल रहा है। और एक नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा एक विशाल गौशाला का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है गंगापुर कब्रवाल गांव में, जिसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो गई है और उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, 4 दिवाली का कार्य चल रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में उसमें जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर वहां पर पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में भवाली में एक गौशाला स्वीकृत है नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की तैयारी प्रवेश द्वार ऋषिकेश में पूरी हो गई है। यात्रा मार्ग पर जाने के लिए 2200 बेसन का बेड़ा तैयार किया गया है। अभी तक 200 से ज्यादा बसों की बुकिंग एडवांस में हो चुकी है और लाखों यात्रियों के आने की उम्मीद से परिवहन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब केवल 8 दिन का समय रह गया है। 9 मई को ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा के लिए पहली बसों का बेड़ा ऋषिकेश से रवाना होगा। उम्मीद है कि बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचेंगे। हमारी जो 4 धाम में यात्रा में जो बसें जाती हैं उनकी तैयारी पिछले 1.5-2 महीने से चल रही थी, वो लगभग अब पूर्ण हो चुकी है और हमारे पास इसमें 2200 के लगभग सारी बसें यात्रा में चलने के लिए तैयार है। जिस तरीके से अभी कुछ बसों में काम हो रहा है और यहाँ पे खड़ी हो गई है दूर से बसें, वो 2 से 4% बसें हो सकती है, 100 से 50-100 बसें होंगी, बाकी सबका पूर्ण हो चुका है। उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसओपी जारी की है। इसी के चलते दून अस्पताल ने भी डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड निर्धारित किए गए हैं। अभी तक 1 मरीज डेंगू का पाया गया है, जिसका पहले से ही दून अस्पताल में इलाज चल रहा है। दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक धनंजय डोभाल ने कहा कि 4 मरीज चिकनगुनिया के अस्पताल में पहुंचे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। 4 मरीजों में से 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है वो भी पुराना, वो एलाइजा कंफर्म पेशेंट था। तो उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीज को लेकर के उन सभी का पालन हमारे अस्पताल में किया जा रहा है। चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का ये सारा हमने व्यवस्था कर दी है। कूड़ा उठान के लिए नगर निगम खूब पैसे खर्च कर रहा है, इसके बावजूद संबंधित कंपनियां लापरवाही कर रही हैं। इसी के चलते नगर निगम ने कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी इकोन पर 10-10 हजार रुपए के 2 चालान किए हैं। वहीं MNNA गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम की ओर से इकोन कंपनी को देहरादून के 26 वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार पिछले कई दिनों से कंपनी की ओर से कूड़ा उठाने में लापरवाही की जा रही है। ये रूटीन प्रक्रिया है जिसमें हमारे स्टाफ के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त के द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जाता है। उसमें जहां भी लापरवाही आती है उसमें उनके एग्रीमेंट में जो भी उनको प्रावधान दिए गए हैं उसके क्रमों पर जुर्माना अधिरूपित किया जाता है। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकेल रोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा की है। केंद्र में आए सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर सही उपयोग कर रहा है। सीएम अगले 1 सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में भी उनके समेत अन्य राज्यों में चुनावी दौरे पार्टी लगाने जा रही है।
देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है। और पुष्कर धामी जी ने बीते जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो शायद उनको आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो। एक क्रांतिकारी कदम ही है और इसे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें अनेकों लोकसभाओं के। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया है और इसे बेहद शर्मनाक और राजनीति में नैतिक पतन की पराकाष्ठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री और इलेक्शन वॉर कोऑर्डिनेटर का नाम इस साजिश में सामने आने से एक बार फिर साबित हो गया कि कांग्रेस का हाथ षड्यंत्रकारियों के साथ है। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने भी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इस मुद्दे पर पूरी भाजपा कितनी जबरदस्त तरीके से फायरिंग में लगी हुई है, लेकिन भाजपा के लोग अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं। जो लगातार जिस तरह की फेक वीडियोस उन्होंने डाली है कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, हमने तो कभी इतना इस बारे में कभी चर्चा नहीं की। क्या वजह है? वजह सिर्फ ये है कि नारा 400 पार का दे रखा है और 200 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जनता उनके घेरे में आने वाली नहीं है। जनता ने ये तय कर लिया है कि आने वाले जितने भी चरण, चाहे 7 मई का चुनाव हो, चाहे 13 तारीख का चुनाव, चाहे उसके बाद के जितने भी चरण होंगे, उन तमाम चरणों में जो है भाजपा को हराने जा रही है और ये 200 तक सिमटने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले कल में जो इंडिया गठबंधन है निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में रक्षा राज्य मंत्री नैनीताल लोकसभा के सशक्त प्रत्याशी अजय भट्ट के जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। इस अवसर पर अजय भट्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ भारतवर्ष में कार्य कर रही है। जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद रहे, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड के कद्दावर नेता, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आदरणीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन के अवसर पर आज काशीपुर एलडीए राजकीय चिकित्सालय में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ताओं ने आज डोनेट किया है ब्लड को। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के थली सैंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के गधेरे के पास लावारिस स्थिति में एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिलने का मामला सामने आया है, जिसको ग्रामीणों ने झाड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। सुबह मिले यदि अधूरा गौशाला तहवील करना खड़ी एक बार उनको मार के बताया, फिर यदि बहन गई, फिर दूसरी बहन कहाँ छठी कडल का एक बार बच्चे अपने घर में ली एक साफ सुकार एक बाद नला धुलाती तब गाँव सरपंच था बुलाई, एक बाद मेरा मंगल दल अध्यक्ष को फोन कर, फिर मैं श्रीमती गोदम्बरी देवी ग्राम सभा सूड़ी की अध्यक्ष हूँ और फिर सारे महिलाएं बुलाई। थलीसैंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा थलीसैंड थाना को
सूचना मिली थी एक नवजात शिशु होने की, और उस सूचना के आधार पर थलीसैंण थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए, और वहां से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण आए, और थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहाँ पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली एक कुकृत्य जिसके द्वारा भी किया गया है, उसके लिए जो है पूरे क्षेत्र में रोष है, और उस रोष के तहत जो है सबकी एक ही आवाज है कि इस कुकृत्य के लिए जो है जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी इसके दोषी होंगे उनको सजा होनी चाहिए। सूरी गांव से 2 महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था। तो सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल चेक किए, तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी, और वेट जो था उस बच्चे का अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो था। तो जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है, उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल, दूध, बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी है, और अभी वो हमारी देखरेख में है। पुलिस ने 5 नामजद सहित 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया। अमित ग्राम गुमानीवाला में खुली शराब की दुकान का विरोध करते समय हाईवे जाम करना लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस अज्ञात लोगों की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है। जल्द ही हाईवे जाम करने वालों की गिरफ्तारी होगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां सड़क जाम करना स्थानीय लोगों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं अब पुलिस 55 लोगों को ढूंढने के प्रयास में लग गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां लोगों ने सड़क जाम किया था, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वहीं सभी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही देहरादून में के जंगलों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि जंगलों में आग लगना एक प्राकृतिक आपदा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप बढ़ा है, इसी कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहीं यह मानव जनित भी है। उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े स्तर पर इसको लेकर काम कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के पहल पर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इस आपदा प्रबंधन, फॉरेस्ट विभाग और अन्य विभागों के सामूहिक रूप से काम किया जा रहा है। देखिए, फॉरेस्ट फायर एक वो भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट फायर भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत उसको भी रखा गया है। वो भी एक नेचुरल क्लाइमेटी है। क्लाइमेट चेंज की मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप हो रहा है प्लेन एरियाज में, अब तो हमारे जो नीचे के तराई एरिया वो भी काफी गर्म हो रहा है। उसके कारण ये जो हमारे चीड़ के जहाँ पर ये है फॉरेस्ट है, उन एरिया में ज्यादा एक घटना घट रही है। चीड़ का जानते हैं, वहां पर तुरंत आग लग जाता है, उसमें भी इतना ऑयल होता है। और ये भी सामने आई है बात कि ज्यादातर जगहों में ये ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव जनित ये आग लगी है। कई कारण है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा किन किन कारणों से लोगों की किन किन एक्टिविटी से आग। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।